सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 21 पत्र कैसे लिखे जो एक लेखन है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 21 पत्र कैसे लिखें। आजकल जब कोई घर से बाहर जाता है तो घर वाले कहते हैं कि फोन जरूर कर देना कि ठीक ठाक पहुंच गए। पर जहां फोन की सुविधा न हो तो कोई क्या करे? जी हाँ, पत्र लिखकर अपनी खैरियत घर वालों को बता सकता है। वैसे अपने मन में उठ रहे भावों विचारों को अपनों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखने और अपनों के लिखे पत्र पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। इन्हें कभी भी पढ़ा जा सकता है और कितनी ही बार पढ़ा जा सकता है। आपने अपने जीवन में पत्र अवश्य लिखे होंगे। जब आप कहीं बाहर गए होंगे तो आपने नए दोस्तों को चिट्ठी लिखकर वहां के बारे में बताया होगा। अपने किसी रिश्तेदार को उसकी चिट्ठी का जवाब दिया होगा या अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए अपने दोस्तों को निमंत्रण पत्र भेजा होगा। या फिर कभी-कभी बिजली पानी की शिकायत भी पत्र लिखकर करनी पड़ी होगी। हो सकता है आपने कभी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था एनआईओएस या ऐसे ही किसी और संस्था से पत्र व्यवहार किया हो। आइए सीखें कि हम अपनी व्यक्तिगत एवं औपचारिक बातों को किस प्रकार पत्र की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसे समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि आजकल जब जो है कोई भी घर से बाहर होता है तो जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि फोन करके बता देना कि तुम ठीक ठाक पहुंच गए हो या नहीं। फिर जहाँ अगर फोन की सुविधा नहीं हो तो वहां पर क्या किया जाए? हाँ, वहां पे हम लोग पत्र लिख कर बता सकते हैं कि हम ठीक हैं अपने घर वालों को। और कह रहा है फिर कि आपके मन में ये जो भाव विचार उठते हैं उन्हें पहुंचाने के लिए भी पत्र लिखते हैं अपनों को। और फिर अगर अपनों के लिखे द्वारा जो पत्र पढ़ने का जो आनंद है वो कुछ और ही है। इन्हें भी कभी भी पढ़ा जा सकता है और चाहे कितनी ही बार भी हम लोग उसे पढ़ सकते हैं। और फिर कह रहा है कि अपने अपने जीवन में कह रहा है कि आपने अपने जीवन में पत्र अवश्य लिखा होगा। जब आप कहीं बाहर गए होंगे तो अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर यह बताया होगा कि वहाँ कैसा है, क्या-क्या आपने किया। मतलब कहीं जब आप घूमने जाते हैं तब वहाँ के बारे में आप अपने दोस्तों को बताते हैं पत्र लिखकर। फिर बोल रहा है कि आपने किसी रिश्तेदार को भी उसकी चिट्ठी का जवाब दिया होगा। अपने जन्मदिन को बुलाने के लिए भी अपने दोस्तों को जो निमंत्रण पत्र भेजा जाता है वो भी आप भेजे भेजे ही होंगे। या फिर अगर आपको बिजली या पानी का शिकायत करना हो तो पत्र लिखकर करना पड़ता है। और कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पे अ, शायद आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था को भी ऐसा पत्र लिखा होगा। जब आपको किसी चीज़ में परेशानी हो तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था को भी पत्र लिखे होंगे। अब बोल रहा है कि अब हम लोग इस पाठ में सीखने वाले हैं व्यक्तिगत और औपचारिक बातों को किस प्रकार जो है पत्र की सहायता से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन के प्रकार। आप जानते होंगे कि आप जिस तरह अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, अपने समन्वयक को ठीक उसी तरह नहीं लिखते। अब कह रहा है कि जिस तरह से आप अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, उसी तरह आप अपने समन्वयक को ठीक से उसी तरह मतलब पत्र नहीं लिख सकते हैं। अपने दोस्त को आप प्रिय से संबोधित करते हैं तथा अपने कार्यक्रम समन्वयक के लिए महोदय संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब बोल रहा है कि अपने दोस्त के लिए आप प्रिय से संबोधित करते हुए लिखते हैं और अपने जो कार्यक्रम के समन्वयक के लिए जो है आप महोदय का संबोधन का प्रयोग जो है करते हैं। अब कह रहा है इसके अलावा दोस्तों को पत्र लिखते समय आप उसके परिवार के लोगों का हालचाल पूछते हैं और अपने परिवार के लोगों के बारे में बताते हैं।
कह रहा है कि अगर आप अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, दोस्त के साथ ही साथ उसके परिवार वालों को भी हाल-चाल पूछ लेते हैं और अपने परिवार वाले के लोगों के बारे में भी बताते हैं कि वो कैसे हैं। लेकिन अपने समन्वयक को पत्र लिखते समय उनके परिवार के सदस्य के बारे में नहीं पूछते, ना अपने विचारों का हाल-चाल बताते हैं। अब कह रहा है कि अगर हम लोग समन्वयक को पत्र लिखते हैं तो उनसे उसके परिवार के बारे में नहीं पूछ सकते, हम लोग नहीं अपने परिवार के बारे में उनसे बताते हैं। इस तरह की अन्य बहुत सी बातें हैं जहाँ हमें अंतर करना होता है। अब बोल रहा है कि इस तरह से बहुत सी बातें हैं जहाँ हम लोग जो है करना पड़ेगा कि किन्हें क्या लिखना है क्या नहीं। आइए इस अंतर को समझने से पहले पत्रों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग जो है इस अंतर को समझने से पहले पत्रों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। हम जितनी भी तरह के पत्र लिखते हैं उन्हें सुविधा के दो भागों में रख सकते हैं। अब हम लोग जितना भी पत्र लिखते हैं, जिन्हें भी पत्र लिखते हैं, उन्हें सुविधा के लिए हम लोग जो है दो वर्गों में से बांट रखे हैं। क है अनौपचारिक पत्र और ख है औपचारिक पत्र। अब सबसे पहले हम लोग जो है अनौपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। हम अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं तथा अपने किसी परिचित को पत्र लिखते हैं। इन लोगों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब कह रहा है कि ये अपने मित्र को या परिवार के सदस्य को, चाहे अपने परिचित या फिर किसी चाहने वाले को पत्र लिखते हैं, तो वहां पे जो है अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र शब्द से तात्पर्य है किसी प्रकार की औपचारिकता का न होना, अर्थात कुछ कहने के लिए हमें किसी प्रकार की अनुमति न लेनी पड़े या कुछ कहने के लिए धन्यवाद जैसा आभार प्रदर्शन के शब्द न कहने पड़े। अब कह रहा है अनौपचारिक के शब्द का तात्पर्य मतलब यह है उसका कि किसी भी औपचारिकता यानी किसी भी तरह का अनुमति नहीं लेना है किसी से कि हमको कुछ कहना पड़े उनसे, जैसे कि धन्यवाद है बताया है, और नहीं हम लोग आभार प्रदर्शन कर सकते हैं अपने को लिखने में, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। यही हुआ अनौपचारिक पत्र। ऐसी कारण यह है कि इस तरह के अनौपचारिक पत्र के लिए पत्र लिखने वाले को पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। अब कह रहा है, अब इसका यही कारण है, अगर जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि अपने इसका मतलब जो है हम लोग लिखते हैं, नहीं उसमें धन्यवाद बोलते हैं, नहीं आभार जताते हैं किसी चीज के लिए। इसी तरह से जो है जो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं अपने वालों को, तो उसके बीच जो है नजदीकियां या फिर घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। यह संबंध पारिवारिक हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। इस तरह के पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और ये जो संबंध पारिवारिक हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है, और इस तरह पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो अनौपचारिक पत्र है वो सिर्फ अपने चाहने वालों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है पारिवारिक को भी लिख सकते हैं, फिर दोस्ती का भी हो सकता है, मतलब अपने चाहने वालों को ही, घूम फिर के वही बात है कि अपने चाहने वालों को ही अनौपचारिक पत्र लिखा जा सकता है। अब बोल रहा है अनौपचारिक पत्रों को हम इस वृक्ष आरेख द्वारा समझ सकते हैं। हम लोग इस वृक्ष आरेख के द्वारा समझने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या है। सबसे पहले बता रहा है कि अनौपचारिक पत्र को भी व्यक्तिगत पत्र कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बड़ों को लिखना हो तो पिताजी को ऐसे लिख सकते हैं, माता जी को बड़े भाई, बड़ी बहन, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, मामा जी आदि। अगर बड़ा को लिखना हो तो मित्र, सहपाठी, परिचित को। छोटा लिखना है तो संबंधी, परिचित। ये हो गया, हम लोग समझने वाला है। यह आप जान गए कि अपनों की भावनाओं से भरे हुए पत्र की व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो अपने से भावनाओं से भरे हुए पत्र है उसे हम लोग व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। अब ये भावनाएं व्यक्ति और सूचनाओं के स्वरूप के साथ बदलती रहती है। अब कह रहा है ये जो भावनाएं जो है व्यक्ति और सूचनाओं के साथ जो है बदलती रहती है, जैसे कभी खुशी और कभी गम। वो ऐसे खुशी चाहे गम, इसी के साथ पत्र की लेखन शैली भी बदल जाती है। अब इसी की तरह जो है पत्र की जो लेखन शैली होती है वो भी बदल जाती है। पत्र लेखन के शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पत्रों को बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र में बांटा जा सकता है। अब है पत्र लेखन को के जो है शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए है इस प्रकार के पत्रों को हम लोग बधाई पत्र में भी रख सकते हैं, धन्यवाद पत्र में भी, शुभकामना पत्र में भी लिख सकते हैं, निमंत्रण पत्र में भी और संवेदना पत्र में भी हम लोग रख सकते हैं। इस तरह से इन भागों में बांटा जाता है। अब बात करने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कैसे है उनके बारे में समझ लेते हैं। जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होता
होते, कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों में औपचारिक आ जाता है। अब कह रहा है जब कोई औपचारिक पत्र लिखता है तो उन दोनों के बीच जो है कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है और न ही कोई जान पहचान होता है, और ऐसे संबंध जो है औपचारिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब आप पुस्तकें मंगवाने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध औपचारिक है। उससे आप किसी निश्चित उद्देश्य से पत्र लिखते हैं। अब बोल रहा है कि मान लिया जाए कि आप किसी पुस्तक को मंगवाने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता यानी दुकानदार से, पुस्तक जो बेचता है उससे आप उसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, औपचारिक संबंध नहीं है। उसे अनौपचारिक संबंध नहीं है, औपचारिक संबंध है। और बोल रहा है कि उसे आप निश्चित उद्देश्य से, मतलब किसी खास उद्देश्य से ही आप उसको पत्र लिखते हैं। इस प्रकार जब आप बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं या सफाई अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तब भी आपका पत्र लिखने का कोई खास उद्देश्य होता है। अब बोल रहा है इसी तरह अगर आप बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं या फिर सफाई अधिकारी को लिखते हैं पत्र, तब भी आपका वहाँ पे जो है पत्र लिखने का कोई खास उद्देश्य ही होता है। ऐसे स्थिति में पत्र पाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, और अधिकारी महत्वपूर्ण होता है। अब बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में जो है पत्र पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, वो पत्रकारी महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में आप किसी सूचना, समस्या या अन्य किसी मुद्दे को लेकर इन्हें पत्र लिखते हैं और सिर्फ उसी विषय पर बात करते हैं। अब कह रहा है असल में जो है आप किसी सूचना, समस्या या अन्य किसी मुद्दे को लेकर इन्हें पत्र लिखते हैं और सिर्फ उसी विषय पर हम लोग बात करते हैं। ये औपचारिक पत्र या तो कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। ये कह रहा है जो पत्र है औपचारिक पत्र, ये तो कार्यालय से के काम काज से संबंधित होते हैं या फिर व्यावसायिक से संबंधित होते हैं। दुकानदारों, प्रकाशकों तथा कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। अगर हम लोग दुकानदार या प्रकाशक को या फिर कंपनी को लिखते हैं तो उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों का संबंध व्यक्ति के व्यवसाय से होता है। वैसे पत्रों का जो संबंध है व्यक्ति के व्यवसाय से होता है। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालयीय पत्र कहते हैं। अब बोल रहा है जो ऐसा पत्र जो किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है उसे कार्यालय पत्र कहते हैं। किसी कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को भेजे गए पत्र भी इसी कोटि में आते हैं। अब बोल रहा है किसी कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को भेजा गया पत्र जो है इसी कोटि में आते हैं, मतलब वो भी कार्यालय पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र को आप समझने की कोशिश करते हैं। पहला है व्यावसायिक पत्र, इसमें पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं हम लोग, बैंक मैनेजर आदि को या इनके द्वारा एक दूसरे को तब लिखा जा सकता है। अब है कार्यालय पत्र, कार्यालय संस्था आदि को के द्वारा एक दूसरे को या किसी व्यक्ति को लिखा जा सकता है। आवेदन प्रार्थना पत्र में आता है अधिकारी को। अब अधिकृत प्रश्न 21.1 बनाने का कोशिश करें। पत्र के अंग, अब हम लोग पत्र के अंग पढ़ने वाले हैं। अभी हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों के लिखने में कुछ चरणों का क्रमशः पालन करना आवश्यक होता है। जैसे पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम, पता, उपयुक्त संबोधन, पत्र की विषय सामग्री और पत्र की स्थिति इन्हीं इस प्रकार समझा सकते हैं। अब कह रहा है कि अभी हम लोग जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। पत्र औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक, दोनों को लिखने के कुछ चरण को क्रमशः हम लोग जो है पालन करना आवश्यक होता है, उन्हें पालन करना जरूरी होता है। जैसे पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए और उपयुक्त संबोधन होना चाहिए। पत्र के विषय सामग्री और पत्र की समाप्ति भी होनी चाहिए, मतलब विषय क्या है और फिर समाप्त किया जाए ये भी उन्हें वहां पे पत्र में दिखाना होता है। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। अब हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। क पत्र और तिथि लिखना, पढ़म पता, सॉरी पता। सबसे पहले जो है पत्र लिखने में सबसे पहले आपको लिखना होगा पता और तिथि। फिर एक संबोधन तथा अभिवादन की शब्दावली का प्रयोग करना, संबोधन तथा अभिवादन सबसे पहले। उसके बाद जो हो गया तो लिखेंगे हम लोग संबोधन तथा अभिवादन। हम लोग को कोई संबोधन या अभिवादन वाला शब्द का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लिए पता, फिर तिथि, फिर लिखेंगे हम लोग संबोधन, फिर अभिवादन। उसके बाद फिर हम लोग लिखने वाले का कहीं जाने वाले बातों को लिखना। पत्र की विषय वस्तु, मतलब क्या कहने वाला है पत्र में, हम लोग उनसे क्या बोलने वाला है वो लिखना होता है। पत्र की जो है ये विषय वस्तु हुआ।
फिर रहेगा पत्र की समाप्ति तथा हस्ताक्षर करना, समापन। अब हम लोग जो पत्र की समाप्ति करते समय अपना हस्ताक्षर करना होता है, वहां पे पत्र जो है समाप्त होता है, इसलिए उसको कहते हैं समापन। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पता लिखना है, फिर तिथि लिखना है, फिर हम लोग को जो संबोधन करना है, अभिवादन करना होगा, सबका प्रयोग करना होगा, फिर क्या कहना चाह रहे हैं हम पत्र में वो लिखना होगा, और फिर समाप्त करते वक्त अपना सिग्नेचर वहां पे हस्ताक्षर करना होता है, जिससे पता चलता है कि जो है पत्र समाप्त हो चुका है। ऊपर बताए गए पत्र के अंग सभी प्रकार के पत्रों में होते हैं। अब जितना भी ऊपर जो बताया गया है पत्र के बारे में कि कैसे क्या लिखना है, वो सभी प्रकार के पत्रों में होता है। केवल उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग अलग-अलग होता है। अब वो रचित उन्हें प्रस्तुत करने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो अलग-अलग होता है। आप कोई भी पत्र उठाकर देखिए, ऊपर बताई गई सभी बातें उसमें दिखाई देंगी। अब और आप कोई भी पत्र उठाकर देख लीजिए, ऊपर बताई गई जितनी भी बातें हैं, उसमें दिखाई देगी। आइए हम पत्र के अलग-अलग अंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। अब हम लोग जो है पत्र के अलग-अलग अंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने वाले हैं। क पता और तिथि। सबसे पहले हम लोग जो है पता और तिथि के बारे में जानने वाले हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं अभी तक आपको नहीं मिली। इस संदर्भ में अपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था को एक पत्र लिखा, पर संस्था को यह पता नहीं चला कि आप कहाँ रहते हैं और कब आपने पत्र लिखा। अगर पता नहीं होगा तो आपको पुस्तक कैसे भेजी जाएगी, और यह भी नहीं जान पाएगी कि किस दिन तक आपको पुस्तक नहीं मिल पाई थी। इसलिए सभी पत्रों के ऊपर दाएं कोने में पता लिखा जाता है, इसके नीचे तारीख लिखी जाती है। जैसे अब बोल रहा है कि आपको पाठ्य पुस्तक जो है 10वीं कक्षा की अभी तक आपको नहीं मिला है, और इस संदर्भ में आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था को जो है एक पत्र लिखा है। अब संस्था को ये पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ रहते हैं और कब आपने पत्र लिखा है। अगर पता नहीं होगा तो आपको पुस्तक वो कैसे भेजेगी? तो यह भी नहीं जान पाएगी कि आप किस दिन तक आपको जो पुस्तकें हैं नहीं मिल पाएगी। इसलिए सभी पत्रों के ऊपर जो है दाएं कोने में पता लिखा जाता है और उसके नीचे तारीख लिखी जाती है। अब एक नमूना लिखा रहा है यहाँ पे कि कैसे क्या करना है, पत्र कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है दाएं कोने में A18 22 है, बसंत विहार, नई दिल्ली, 1157। फिर तारीख नीचे लिख दिया है 15/1/2012। पहले दिखाया है कि ऐसे हम लोगों को पता लिखना होता है, फिर तारीख लिखना होता है। अब क्या है, जब किसी को पहली बार पत्र लिखा जाता है तब अपना पूरा पता लिखा जाता है, लेकिन जब हम परिचित व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो कभी-कभी पूरा पता नहीं भी लिखते, क्योंकि वह हमारा पता जानता है, फिर भी शहर या ग्राम स्थान का उल्लेख अवश्य किया जाता है। अब बोल रहा है किसी को अगर हम लोग पहली बार पत्र लिखते हैं, तब पूरा पत्र लिखना होता है। अगर हम किसी परिचित व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, तो कभी-कभी पूरा पता नहीं भी लिखते हैं, तब भी वो जो है हमारा पता जानता है, और बोल रहा है कि फिर भी जो है शहर या ग्राम स्थान का जो है उल्लेख जरूर करना होता है। इसी प्रकार जिनसे हम नियमित पत्र व्यवहार करते हैं, उन्हें भी बार-बार पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब बोल रहा है इसी प्रकार जो है जिनसे हम लोग जो है नियमित पत्र व्यवहार करते हैं, उन्हें भी बार-बार पता जो है लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पता बदले जाने पर नया पता बताने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब बोल रहा है कि अगर पता बदल जाता है तो पता बताने के लिए जो है ऐसा करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे पूरा पता लिखना पड़ता है। ऐसे केवल शहर का नाम ही लिखा जाता है। यदि उसी शहर में पत्र भेजा जा रहा है तो केवल तारीख ही लिखना काफ़ी होता है। वैसे बोल रहा है कि केवल शहर का नाम ही लिखा जाता है। यदि उसी शहर में पत्र भेजा जा रहा है तो केवल तारीख ही लिखना काफ़ी होता है। बहुत हुआ तो तारीख के ऊपर स्थानीय लिख देते हैं। इन्हीं तीनों के स्थितियों को पत्र में इस प्रकार दिखाया जाता है। अब बोल रहा है अगर बहुत हुआ तो तारीख लिख दिया जाता है, तारीख के ऊपर स्थानीय लिख दिया जाता है। और इसी तरह की जो है स्थिति को पत्र के में इस प्रकार नीचे दिखाया जा रहा है। सबसे पहले स्थिति 1 में है, सबसे पहले पता लिखना है A8-22 बसंत विहार, दिल्ली 1157, और फिर दिनांक 15/1/2012। फिर दूसरा स्थिति में क्या चाहिए, स्थान लिखते हैं सिर्फ नई दिल्ली और दिनांक दिया 15/1/2012। फिर इस तरह स्थान नहीं लिखकर सीधा स्थानीय लिख दिया है और 15/1/2012। ये रहा स्थिति 3। नोट टाइप की सुविधा के लिए आजकल
तथा व दिनांक के बाईं ओर लिखने का भी प्रचलन है। अब बोल रहा है कि एक बात बता रहा है कि टाइप करने की सुविधा के लिए जो है आजकल जो पता व दिनांक कुछ जो है उसको बाईं ओर लिखने का भी एक प्रचलन है। अब है ख संबोधन तथा अभिवादन। अब हम लोग जो है अब तक हम लोग जो है पता कैसे लिखा जाता है और तारीख यानी दिनांक ये कैसे लिखा जाता है ये हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है सब सीखने वाले हैं कि संबोधन तथा अभिवादन कैसे किया जाता है। सबसे पहले है संबोधन के बारे में बता रहा है। जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते तो पहला प्रश्न उठता है कि उसे क्या लिखकर संबोधित करें। और जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि उसे क्या लिख कर हम लोग उसे संबोधित करें। ये संबोधन पत्र लिखने और पाने वाले के संबंध पर निर्भर करता है। ये जो संबोधन पत्र है लिखने या फिर पाने वाले के संबंध पर निर्भर करता है। जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तब उसके लिए अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं और जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो अलग। अब बोल रहा है कि जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं या तो उनके लिए जो है अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं या फिर हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो उनके लिए अलग। इस तरह से अनौपचारिक संबोधन का अलग-अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं। कुछ नमूने देखिए। अब बोल रहा है इसी तरह जो है हम लोग अनौपचारिक संबंधों में अलग-अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ नमूने दिखाए जा रहे हैं। पूज्य पिता, प्रिय मीनू, आदरणीय दादाजी। अब बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा है पहला में जो आपसे बड़े हैं उनके लिए पूज्य, फिर आपसे छोटी हो या फिर आपके बराबरे वाला है तो उनके लिए प्रिय, फिर आपसे बड़े हो तो उनके लिए भी आदरणीय का शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिए दिए गए सब पूज्य, प्रिय और आदरणीय महोदय आर्य संबोधन के रूप में है। अब बोल रहा है कि अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जो शब्द है पूज्य, प्रिय, आदरणीय और महोदय ये सब जो शब्द है वो संबोधन के रूप में है। संबोधन वाले शब्दों के बारे में हम कुछ और जानना चाहिए। अब जो बोल रहा है कि संबोधन वाले शब्दों के बारे में हम लोग को कुछ और जानना चाहिए। पहला है प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित अनौपचारिक स्थिति में किया जाता है। जो है प्रिय संबोधन का जो प्रयोग है निम्नलिखित अनौपचारिक स्थितियों में किया जाता है। पहला है अपने से छोटों के लिए किया जाता है, अपने बराबरों वालों के लिए किया जाता है और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। प्रिय प्लस नाम, प्रिय रमेश, प्रिय मीनाक्षी, प्रिय मित्र। अब प्रिय में जो है नाम लिखा जाता है जैसे कि प्रिय रमेश, प्रिय मीनाक्षी, प्रिय मित्र। कभी कभी औपचारिक स्थिति में भी प्रिय का प्रयोग किया जाता है। प्रिय प्लस उपनाम, प्रिय जोशी, प्रिय प्लस नाम प्लस जी आदि, प्रिय अजय जी। इस तरह से भी औपचारिक पत्रों में भी किया जाता है। पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदरणीय जानते हैं। अब ये बोल रहा है कुछ शब्द है जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय। इन सब का प्रयोग जो है अपने से बड़े उन लोगों को किया जाता है जिन्हें आप आदरणीय जानते हैं। जैसे पूज्य गुरु जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय गुरुवर। इस तरह से लिखा जाता है। हिंदी में कई बार औपचारिक स्थिति में प्रिय के स्थान पर जनाब का भी प्रयोग किया जाता है। अब जो है हिंदी में कई बार जो होता है औपचारिक स्थिति में प्रिय के स्थान पर जो है जनाब का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जी का स्थान साहब शब्द ले लेता है। अब जो है ऐसे जगह जहाँ पे जनाब का प्रयोग किया जाता है वहां पे जी के सामने जो है साहब का शब्द ले लेता है। जनाब सी साहब। अब जो है जनाब सी साहब, जनाब अख्तर साहब। इस तरह से दो गो नमूने दिखाया गया है। प्रिय और जनाब के अतिरिक्त भी बहुत से संबोधन हो सकते हैं जैसे महोदय, प्रिय, महोदया, महोदय आदि। इस तरह से दो को बताया है सब। अब हम लोग क्या जान गए हैं, संबोधन जान गए हैं। अब हम लोग अभिवादन के बारे में जानने वाले हैं। संबोधन के तुरंत बाद हमें उस व्यक्ति को संबोधन की ही अनुरूप अभिवादन लिखना होता है। अब पूरा संबोधन के तुरंत बाद जो है हमें उस व्यक्ति को संबोध के ही अनुरूप जो है अभिवादन का लिखना होता है। अभिवादन के प्रमुख रूप है। अब जो बोला अभिवादन के जो कुछ रूप है यानी प्रमुख रूप है वो इस तरह से है। चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब आदि। इस तरह से जो है अभिवादन के कुछ प्रमुख रूप है। पहला है चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। इस तरह से कुछ हो गया। फिर है चिरंजीव, आशीर्वाद, खुश रहो, सदा सुखी रहो,
प्रसन्न रहो जैसे शब्द भी अभिवादन के अंतर्गत ही आते हैं। अब कुछ और शब्द है अभिवादन के, जैसे चिरंजीव, आशीर्वाद, खुश रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, जैसे शब्द भी जो है ये अभिवादन के अंदर ही आते हैं। कभी कभी संबोधन के तुरंत बाद भी पद प्रारंभ कर दिया जाता है। अब कभी कभी जो है संबोधन के तुरंत बाद भी जो है पद का प्रारंभ कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राय संबोधन और अधिक आत्मीय रूप में दे दिया जाता है। अब ऐसे समय जो है प्राय संबोधन और अधिक आत्मीय रूप को दे दिया जाता है, जैसे प्यारे भैया, मेरी प्यारी माँ आदि। अब कुछ दिखा रहा है कि कैसे क्या क्या रहता है। तो है प्यारे भैया, फिर मेरी प्यारी माँ, इस तरह से कुछ इस संबोधन के शब्द हैं जो अधिक आत्मीय रूप में होता है। संबोधन वाले शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब जो संबोधन शब्द के बाद जो है हमेशा जो है अल्प विराम का जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन या अस्वाद का कोई शब्द देना होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगली पंक्ति में जो है हमें अभिवादन या अस्वाद का कोई शब्द देना होता है। जब नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से हम अपने से किसी बड़े को पत्र लिख रहे होते हैं। अब बोल रहा है कि जब हम लोग नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल जैसे अभिवादनों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम लोग अपने से किसी बड़े को पत्र लिख रहे होते हैं। जब स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाले से की उम्र छोटा है। अब जहाँ पे स्नेह, शुभाशीष और आशीर्वाद जैसे जो है अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो हमको देखने ही पता चलता है कि जो संबोधित व्यक्ति मतलब जिसे पत्र लिखा जाता है वो लिखने वाले से उम्र में जो है छोटा है। अब यहाँ पे दिखाया रहा है अभिवादन में दो प्रकार के हैं। पहला है पूज्य दादाजी प्रणाम और दूसरा है प्रिय विवेक स्नेह। मतलब पहला में जो है आपसे बड़े हैं इसलिए उन्हें पूज्य का अभिवादन किया गया और नीचे प्रणाम लिखा गया। उससे दूसरे में जो आपसे छोटा है उसमें दिखाया गया है कि प्रिय, फिर उसका नाम विवेक और फिर नीचे स्नेह। औपचारिक पत्रों में संबोधन के रूप में प्राय महोदय, प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। अब जो है औपचारिक पत्रों में जो संबोधन के रूप में प्राय मतलब हमेशा जो है महोदय या फिर प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन का शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अथवा संबोधन चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। अब पूरा अभिवादन के शब्द के बाद जो है पूर्ण विराम या फिर संबोधन का चिन्ह जो है अवश्य लगाना चाहिए। ऊपर के उदाहरण में प्रणाम और स्नेह के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। इस पर आपने ध्यान दिया होगा। अब पूरा एक ऊपर का उदाहरण जो है उसमें प्रणाम और स्नेह के बाद जो है पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। इस पे आपने ध्यान दिया होगा। अब क्रियाकलाप 2.1 जो है बनाने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। पत्र की विषय वस्तु जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस अध्याय से किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें और तब तक के लिए सारे प्रश्नों का उत्तर बनाने का खुद से प्रयास करें। आप सभी का धन्यवाद।